नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 7 BA 6 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 7। इसमें हम देखेंगे उच्च रक्तचाप के क्या कारण होते हैं और लक्षण क्या होते हैं एवं आहार से हम कैसे उसको नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले हम रक्तचाप के बारे में देखते हैं कि रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। यह धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव है। जो हमारी रक्त धमनियाँ होती हैं उस पर पड़ने वाला दबाव होता है, जिसे रक्तचाप या रक्तदाब कहा जाता है। अगर यही रक्तदाब बहुत तेज़ी से होता है तो वह हाई हो जाता है, और बहुत स्लो धीरे धीरे होता है तो वो लो हो जाता है। रक्त को प्रवाहित होने के लिए एक दाब का होना बेहद आवश्यक होता है। यदि रक्तचाप सही होगा तो धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो जाएगा, फलतः रक्त परिसंचरण की क्रिया रुक जाएगी, अतः व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से एक सर्किल बनाया गया है कि रक्त का कैसे क्या करना है। अगर वही नॉर्मल होता है तो व्यक्ति सही होता है, जैसे ही वो बढ़ जाता है तो BP हाई होने लगती है, और जैसे ही वो कम हो जाता है तो BP लो हो जाती है। जब हृदय का बायां निलय संकुचित होता है तो रक्त निलय से धमनियों में जाता है, और उस समय रक्तचाप सबसे अधिक होता है। इस रक्तचाप को प्रंकुचन या कहते हैं, अर्थात उस समय धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला रक्तदाब ही अत्यधिक तनाव का सूचक होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं तीसरी प्रकार का चाप जो पल्स दबाव कहलाता है। यह शिथिलता तथा अनुशिथिलन दाब के मध्य का अंतर होता है। यदि यह अंतर बहुत अधिक बढ़ जाए तो बढ़ा हुआ अंतर बना रहे तो उच्च रक्तचाप कहलाता है। जैसे एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का स्वाभाविक अवस्था में जो प्रंकुचन दाब होता है वो 110 से 45 होता है, तथा अनुशिथिलन दाब जो होता है वो 70 से 90 के बीच में होता है। अतः पल्स दाब जो होता है वो 40-45 के बीच में होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 होता है। जैसे इधर 110 से 145 होना चाहिए, तो इधर 120 एकदम सही होता है, और इधर जो 70 से 90 होना चाहिए ये 80 होता है। तो इस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब इतना होना चाहिए। उसके बाद एक बार विभिन्न अवस्थाओं में देखते हैं रक्तदाब कैसा होना चाहिए। जैसे शैशवावस्था में कितना होना चाहिए, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। इस तरीके से हर अवस्था में जो उसका प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। परंतु उच्च रक्तचाप की स्थिति में सिस्टोलिक 150 से अधिक तथा अनुशिथिलन दाब 90 से अधिक हो जाता है। पर्यवेक्षण दाब के आधार पर रक्तचाप 3 प्रकार का होता है। आगे हम देखेंगे। अब देखेंगे रक्तचाप के प्रकार, उच्च रक्तचाप के प्रकार। उसके बाद देखते हैं मृदु रक्तचाप क्या होता है। ये पहला 90 से 150-105 के बीच में, और ये मध्यम वाला 105 से 120, और तीव्र रक्तचाप जो होता है वो 170 से अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से उच्च रक्तचाप जो होता है इसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद कुछ अवस्थाएं जैसे हो गया गर्भावस्था, रक्त अल्पता एवं इथेरोस्क्लेरोसिस की अवस्था में केवल प्रंकुचन बढ़ जाता है, यह अधिक घातक नहीं होता है। इसका परिणाम बहुत अधिक बुरा नहीं होता है। इसके कारण जैसे वृक्क हो गया, आँख तथा हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि ये सहनीय होता है, ये नॉर्मल होता है। परंतु जब अनुशिथिलन दाब बढ़ता है तब हृदय, वृक्क हो गया, आँख हो गया, यकृत हो गया पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, और रोग की हृदय, वृक्क तथा यकृत में विकार पैदा हो जाता है, जो रोगी बेहोश होने लगता है, तथा अत्यधिक रक्तचाप हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो रक्तचाप होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। उसके बाद हम कारण देख लेते हैं कि उच्च रक्तचाप के क्या कारण होते हैं। कुछ कारण जैसे आयु हो गया, वंशानुक्रम, मोटापा, बुढ़ापा, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी, मानसिक तनाव जैसे चिंता, उद्वेग, क्रोध। उसके बाद धमनियों में वसा का जमाव, नमक का अधिक उपयोग, धूम्रपान तथा मद्यपान, व्यायाम का अभाव,
आहार में वसा की अधिकता। तो इस तरीके से ये कुछ कारण होते हैं जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। उसके बाद हम लक्षण देख लेते हैं कि क्या लक्षण होते हैं। जैसे छाती में दर्द होना, सिर दर्द होना, कमजोरी तथा चक्कर आना, बेचैनी महसूस होना, वृक्क में दोष होना, पेट में गैस का होना, कब्ज होना तथा आँखों के सामने धुंधला सा छा जाना और हृदय की धड़कन अनियमित होना तथा बढ़ जाना। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर का स्तर है वो बढ़ गया है। उसके बाद हम देखते हैं उच्च रक्तचाप में भोज्य पदार्थों की आवश्यकता। जब किसी का उच्च रक्तचाप हो गया तो उसमें कितने भोज्य पदार्थों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम कैलोरी देखते हैं। जैसे रोगी व्यक्ति की आयु, लिंग, वजन तथा शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ही कैलोरी की पर्याप्त मात्रा दी जानी चाहिए। परंतु मोटापा से ग्रस्त व्यक्ति उच्च रक्तचाप के रोगी को दैनिक आवश्यकता से 5 से 10% तक कैलोरी कम कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कैलोरी बढ़ती है वो हृदय में जमना या पूरे शरीर में जमना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम प्रोटीन की मात्रा देखते हैं। व्यक्ति के लिंग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता के अनुसार ही पर्याप्त प्रोटीन दी जानी चाहिए। उसके बाद वसा की मात्रा देखते हैं। वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जैसे घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि उपयोग कम कर देना चाहिए। जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद कार्बोज, सुगमता तथा सांद्रता से पचने योग्य आहार देना चाहिए। सोडियम हो गया, रोगी को एक सोडियम युक्त आहार दिया जा सकता है, जैसे ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। उसके बाद है पोटेशियम। सोडियम रहित आहार खाने से शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, अतः पोटेशियम की पूर्ति फलों के रस तथा पोटेशियम लवण पोटेशियम साइट्रेट से की जा सकती है। उसके उपचार के बारे में एक बार हम देखते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख करके हम उसका उपचार कर सकते हैं। जैसे आराम के लिए रोगी को पर्याप्त शारीरिक एवं मानसिक विश्राम देना चाहिए तथा अत्यधिक कार्यभार तथा मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। कुछ दवाइयाँ जैसे मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ दवाइयों का नाम लिखा गया है। इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद। इसके प्रयोग से रोगी को शीघ्र ही नींद आ जा सकती है तथा मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। और दवाओं का उपयोग चिकित्सा की देखरेख में किया जाना चाहिए। उसके बाद है बीटा ब्लॉकर का प्रयोग। ये क्या होता है? आजकल रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक चिकित्सक एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र की ऐसी किसी भी क्रिया को रोकती है जिससे हृदय अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। जैसे रोग की तीव्रता की स्थिति में बीटा ब्लॉकर के साथ ही वैसोडाइलेटर दवाइयों का प्रयोग भी करता है। इसके प्रयोग से पतली रक्त धमनियाँ भी फैल जाती हैं तथा रक्त प्रवाह जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हो गया आहार को भी हम ध्यान रख के इसको कर सकते हैं। जैसे आहार में थोड़ा फेर बदल कर परिवर्तन करके रोग पर भी काबू पाया जा सकता है। जैसे भार कम होने वाले उन कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाती है जिन पर रक्त पंप की आवश्यकता होती है। इसके कारण रक्त स्वतः ही कम हो जाता है। अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इस पेय पदार्थों में कैफीन होता है तथा यह रक्तचाप को बढ़ाता है। तथा कुछ ऐसे भी पदार्थ जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू, बीड़ी आदि नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें निकोटीन होता है जो रक्तचाप को बढ़ा देता है। उसके बाद मानसिक तनाव से मुक्ति होनी चाहिए। उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण पाने के लिए रोगी की मानसिक तनाव, चिंता, भय आदि से बचना चाहिए। उसके बाद उच्च रक्तचाप के रोगी का आहार संगठन देखते हैं। उसके आहार में कैसे हम बदल करके रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ ये ग्राम में है और ये मात्रा भी ग्राम में है। जैसे अनाज हो गया, वसा रहित दूध, वनस्पति तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नमक रहित मक्खन, आलू, इस तरीके से इतनी मात्रा दी जानी चाहिए। आगे भी जैसे फल हो गया, हरी पत्ते वाली सब्जियां, संतरे का रस, शक्कर, जैम। उसके बाद देखते हैं एक उच्च रक्तचाप के रोगी के एक दिन की आहार तालिका। जैसे ये समय हो गया, आहार हो गया, ये भोज्य पदार्थ हो गया, मात्रा हो गया तथा मात्रा नापकर। तो इस तरीके आप इसको देख सकते हैं कि एक दिन की रक्तचाप के रोगी की क्या आहार
होना चाहिए। जैसे ये 6 बजे से चाय, उसके बाद भोज्य पदार्थ में दूध, शक्कर, चाय पत्ती। तो इस तरीके से हर समय भी दिया गया है, तो समय के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति को कब क्या देना है। तो इसको आप रोक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।